बड़ा परेशान हूँ यार, पूरी रात मैं नहीं सोया, परेशान रहा। पाकिस्तान ने जब से क्रिकेट मैच के अंदर, मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रही, मैं आई एम आउट ऑफ वर्ड्स। खैर एनीवे, वैसे भी हमारे क्रिकेट प्लेयरों के हाथों में सुराख है, कैच तो ये पकड़ नहीं सकते, तो नहीं, वैसे ये बड़े होशियार बनते हैं। आप इनसे पूछें, वो जो कौन सा लड़का था जो लंदन की गलियों में डांस कर रहा था, ढोल बजाने वाला, ये काम बहुत अच्छे हैं सर। इस किस्म के कामों में बहुत अच्छे हैं। एक आपका क्रिकेट प्लेयर, पाकिस्तान ने एक बड़ा मशहूर मैच हारा था, उसके बाद वो जुआ खाने में जुआ खेल रहा था, है ना, और लंदन की गलियों में वो बच्चा, क्या नाम क्या यार उसका, वो जो फड़क फड़क के डांस कर रहा था, ये काम करवा लो इनसे। और वो क्या नाम है यार उसका, वो जो शोएब मिर्ज़ा है यार, वो जो इंडिया की भाभी है, क्या नाम उसका, सानिया मलिक, नहीं मलिक, शोएब मिर्ज़ा, शोएब मलिक, सॉरी, प्रोफेसर, पता नहीं क्या क्या ना नाम रखे होते हैं। 10 टके का खेल पेश नहीं करते, फिर कहते हैं कि यार मैं जज्बाती हो जाता हूँ। भाई मैंने जो बात की थी सही की थी कि अली भाई ने बाबर आजम के बारे में क्या कह दिया। इंडिया वाले मेरी क्लिप चला रहे, पाकिस्तान में वायरल हो रही है, लोग बोल रहे हैं यार इंडिया का एंकर कितना अच्छा है। इस पर सुनाऊं क्या 2-3 तुम लोगों को? मैं पाकिस्तानी एंकर हूं भाई, मेरा दिल रो रहा है यार। लोगों पे कोई असर ही नहीं होता ना। असर क्या होता है? लड़के मुंह के ऊपर वो हरा रंग लगा के चले जाते हैं क्रिकेट मैच पे, तालियां बजाते रहते हैं, हार जाते हैं, फिर उसके बाद जवाब क्या, तुम जीतो यो हारो सुन लो फिर। खैर एनीवे, अब मैं और नहीं कुछ बोलूँगा क्योंकि इंडिया वाले मेरी क्लिप वायरल करते हैं और मैं नहीं चाहता कि दुश्मन जो है वो हमारी क्लिप लेकर उसको वायरल करे और मेरे मुल्क के लोगों का दिल दुखाए, जो पहले से ही बहुत सख्त दुखा हुआ है। और रमीज़ राजा बोल रहा है अवाम ये कि रमीज़ राजा तो पकड़ में आ जाए किसी दिन, यकीन करो। अच्छा खैर एनीवे, छोड़ो, अब इन बातों को भूल जाओ, अब भूल जाओ। पाकिस्तानी भूलने में बहुत अच्छे हैं। एक, हम बिछड़ी मोहब्बत को भूल जाते हैं, उसके बच्चे आके मामू कहते हैं, हम बड़े खुशी से कहते हैं बेटा क्या हाल है, ठीक हो, अब्बू कैसे, अम्मी कैसी, ठीक है ना। बिल्कुल वही कंडीशन हम लोगों की भी है ना। क्रिकेट मैच हार गया, उसके कोई नहीं, क्रिकेट श्रीलंका ने बड़ा अच्छा गेम खेला, हम मामू हैं, हम ठीक है, हम मामू बन के ठीक है, बिल्कुल सही है ना। श्रीलंका वाले जीत गए, बोले उन्होंने बड़ा आला गेम पेश किया। अबे तुम लोगों ने बेकार गेम पेश किया, उन्होंने क्या आला गेम पेश किया? उनको तो तुमने टाइम पे जो है वो सारा काम कर दिया था। मैच तुम्हें प्लेट में मिला, पका पकाया, तुम हार के आ गए। श्रीलंका वालों ने गेम बड़ा अच्छा पेश किया, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था, जिसके आखिर में हम हार गए। बिल्कुल जैसे बिछड़ी मोहब्बत होती है ना, यार हमारा तुम्हारा इश्क बड़ा अच्छा था, लेकिन फिर तुमने मामू के बेटे से शादी कर ली और मैं तुम्हारे बच्चों के मामू बन गया। खैर एनीवे मूव फॉरवर्ड। अभी मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं उल्टी सीधी बातें कर दूंगा, इसलिए इशू पे आए। आज पाकिस्तान में यौम सोग है। नहीं, क्रिकेट मैच हारने की वजह से यौम सोग नहीं है भाई। मलका ब्रितानिया पाकिस्तान की दूसरी मलका ब्रितानिया क्वीन एलिज़ाबेथ, मलका एलिज़ाबेथ दोम दुनिया से रुखसत हो गई। आज मुल्क में यौम सोग है। यौम सोग की बुनियादी वजह यह है, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं हैं कि मलका ब्रितानिया दोम 1952 से लेकर 1956 तक पाकिस्तान की सरबराह मुमलिकत रहीं। जब पाकिस्तान बरतानिया की ज़ेली रियासत यानी डोमिनियन के तौर पर फंक्शन कर रहा था, 1956 में 23 मार्च को पाकिस्तान का आइन बना। आइन के बाद फिर मलका बरतानिया की जगह हमने मुकामी तौर पर सरबराह मुमलिकत का इंतखाब करना शुरू किया। बतौर कॉमनवेल्थ की सरबराह मलका बरतानिया दोम ने उनके खावंद, जो कि पहले ही दुनिया से गुज़र चुके हैं, शहज़ादा फ़िलिप्स, उन्होंने उनके बेटे मौजूदा बादशाह चार्ल्स, इन्होंने पाकिस्तान की बहुत खिदमत की है और मेरी और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों की देरीना ख्वाहिश शुरू से ही यही रही कि पाकिस्तान जो है वो बड़े करीबी ताल्लुकात बरतानिया के साथ मेंटेन करे। जितना अरसा बरतानिया के हुक्मरान पाकिस्तान के हुक्मरान भी रहे और बरे सग़ीर पाक व हिंद के हुक्मरान रहे, पाकिस्तान में बरे सग़ीर पाक व हिंद के अंदर बड़ी तेज़ी से तरक्की हुई। पाकिस्तान और बरे सग़ीर पाक व हिंद बहुत ही तेज़ी से तरक्की करने वाले ख़ित्तों में रहा।
ज़्यादातर पाकिस्तान के अंदर जो यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेजेस बने हैं, ये बरतानिया के ही हुक्मरान ख़ानदान के ज़ेरे इंतज़ाम चले। पाकिस्तान में इंडिजिनसली बहुत ही कम इदारे बने। पाकिस्तान का नहरी निज़ाम बरतानिया का तोहफ़ा है, पाकिस्तान का रेल का निज़ाम बरतानिया का तोहफ़ा है, पाकिस्तान के ज़्यादातर एयरपोर्ट्स बरतानिया की हुकूमत के दौरान बने। पाकिस्तान के अंदर आबपाशी का निज़ाम, पाकिस्तान में ज़राअत के निज़ाम को फ़रोग़ बरतानिया के हुक्मरानों की वजह से मिला। और जनाब इल्लामा इकबाल, जो कि एक आप सोचें कि पाकिस्तान की सोच और फ़िक्र के लिए एक तरह से मशहूर हैं, उन्होंने भी हमेशा यही बात की कि पाकिस्तान एक ज़ेली रियासत के तौर पर बरतानिया के अंडर में काम करे। सर मोहम्मद इल्लामा इकबाल ने दो कौमी नज़रिया जो पेश किया, उसकी बुनियाद यही थी कि पाकिस्तान एक ज़ेली रियासत के तौर पर बरतानिया के साथ साथ काम करे। ताहम यहाँ हुक्मरानों की गलतियाँ, नाकारा कारकर्दगियाँ, नाकाम किस्म की सियासत ने हमें उनसे दूर किया। अगर आज भी पाकिस्तान बरतानिया के साथ और दौलत मुश्तरका यानी कॉमनवेल्थ के साथ अच्छे ताल्लुकात रवा रखे तो पाकिस्तान के अंदर तरक्की की रफ्तार और तेज़ हो सकती है। आज भी फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट, इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ी फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट बरतानिया की है। और बरतानिया की हुक्मरान माजी की, यानी कि जो आप कह सकती हैं ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, क्वीन विक्टोरिया, मलका विक्टोरिया ने जितनी हमारे मुल्क के अंदर तरक्की की और हमारे वतन के अंदर तरक्की की, इतनी किसी ने पहले नहीं की। वो भी, उनको भी खिराज तहसीन पेश करना चाहिए। मलका बरतानिया के बारे में जज्बाती बात की जा सकती है, लेकिन मलका एलिज़ाबेथ दोम से पहले भी मलका विक्टोरिया, जिन्होंने बरसग़ीर पाक व हिंद के अंदर बतौर शहनशाहियत जब इस्टेब्लिश की थी, इस्लाम की तारीफ़ बहुत ज़्यादा राग़िब थी और कुरान मजीद का मुताला भी किया मलका विक्टोरिया ने। मुझे यकीन है कि मलका एलिज़ाबेथ दोम ने भी कुरान मजीद का ज़रूर मुताला किया होगा। इस्लाम की जानिब ये बहुत राग़िब हैं, आपको पता है। मलका बरतानिया और उनका माजी का जो ख़ानदान है वो भी। लेकिन ज़ाहिरी बात है, चर्च ऑफ इंग्लैंड की सरबराह होने के नाते बहुत सारी और बातें भी हैं, लेकिन वो की जा सकती हैं। ताहम अहलियत ये है कि इनकी बहुत अहलियत रही। जंगी अदवार के दौरान मलका बरतानिया यानी कि क्वीन एलिज़ाबेथ दोम फ़ौज का हिस्सा रहीं। इनके खावन शहज़ादा फ़िलिप भी फ़ौज का हिस्सा रहे और नाज़ी क़ुव्वतों को शिकस्त देने, फ़ाशिस्ट क़ुव्वतों को शिकस्त देने के अंदर इनका, जब ये मलका नहीं भी थी, शहज़ादी थी, इनका बड़ा अहम किरदार रहा। मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम ने पाकिस्तान के साथ हमेशा मोहब्बत का इजहार किया, क्रिकेट से बड़ा लगाव रखती थीं। रावलपिंडी में होने वाला चंद साल पहले क्रिकेट मैच मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम ने बाकायदा आकर, जब इस मुल्क के अंदर कोई भी फ़ॉरेन रिप्रेजेंटेटिव, हेड ऑफ स्टेट आने को तैयार नहीं था, मलका बरतानिया क्वीन एलिज़ाबेथ दोम रावलपिंडी तशरीफ़ लाईं। क्रिकेट मैच इन्होंने देखा और लोगों का कॉन्फिडेंस जो था वो रिस्टोर किया। आगे भी हमारी ख्वाहिश ये होगी कि बादशाह चार्ल्स पाकिस्तान तशरीफ़ लाएँ। पाकिस्तान के दोस्त हैं बादशाह चार्ल्स, बहुत मरतबा पाकिस्तान तशरीफ़ लाए भी हैं और बड़ी खिदमत की है पाकिस्तान की। फिलैंथ्रोपिक वर्क के अंदर, यानी कि जो खैरात का जो काम है, इमदाद का जो काम है, मैं ज़ाती तौर पे इस्तदा करना चाहता हूँ। बादशाह चार्ल्स दौलत मुश्तरका के भी सरबराह हैं। पाकिस्तान में सैलाब आया है, सैलाब का बताएं, सैलाब आया है पाकिस्तान में। तो मैं बादशाह चार्ल्स से गुजारिश करता हूँ कि आपकी बहुत सारी ज़ेली तंजीमें काम कर रही हैं अवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए, दौलत मुश्तरका के मालिक की इमदाद के लिए। मैं चाहता हूँ बादशाह चार्ल्स आप पहला बैरून मुल्क का दौरा पाकिस्तान का कीजिए। हमें इमदाद की बड़ी सख्त ज़रूरत है। बहुत सारे पाकिस्तानी निजात लोग बरतानिया में रहते हैं, हमें बहुत सारी इमदाद की ज़रूरत है। हमारे मुल्क का बहुत बुरा हाल है, हमारी बहुत बुरी रेपुटेशन है दुनिया के अंदर, जिसकी वजह से कोई हमें पैसे देने के लिए इस वक्त तैयार इस तरह से नहीं हुआ। हमारे अपने लोग भी इमदादी काम में इतनी ज़्यादा जो है वो संजीदगी नहीं दिखा रहे।
मैं चाहता हूं कि बादशाह चार्ल्स आप पाकिस्तान तशरीफ़ लाएं और ये साबित करें कि दौलत मुश्तरका के सरबराह होने के नाते आप ये जिम्मेदारी अपने कांधों पे लेते हैं कि दौलत मुश्तरका के ममालिक जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, और पाकिस्तान हमेशा दौलत मुश्तरका, यूनाइटेड नेशंस सबके साथ खड़ा रहा है। और हमारी कंट्रीब्यूशन आर्मी चीफ साहब ने कल बड़े अहसन तरीके से बताई, सिर्फ 1% जो, बल्कि 1% से भी कम जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके लिए पाकिस्तान जो है ग्रीन हाउस गैसेस के लिए ज़िम्मेदार है। दुनिया को ज़िम्मेदारी लेनी है और आपकी आवाज़, आपकी बात सुनी जाती है, तो आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ। आपको बड़े बेहतरीन अंदाज के अंदर आपका खैर मकदम किया जाएगा और यहाँ पर इमदादी कामों की सरबराही भी आप अपने कंधों पर लें, क्योंकि ये मुल्क इस चीज़ की किस चीज़ का अहल है, क्योंकि हमने बरतानिया को बनाने में अपना एक किरदार अदा किया। आज बरतानिया जिस जगह खड़ा है वो पाकिस्तान की एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, बड़े सगीर की एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और यहाँ के लोगों के खून पसीने के बगैर नहीं बन सकता था। आइए हमारी मदद करें, हम बड़ी मुश्किल में, और हमें जल्द से जल्द रिलीफ प्रोवाइड करने में अपना किरदार अदा करें। US डॉलर फिर लेने लगा हिचकोले। समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि अब ये चौथी मर्तबा हो गया कि डॉलर की कदर गिरी फिर चढ़ गई। तो यानी कुछ तो बात है कि जो डॉलर की कदर के अंदर मुस्तकिल बुनियादों पर कभी कभी हम कमी देख रहे हैं और कभी हम डॉलर की कदर को बढ़ता देख रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग फॉरेक्स में खेलना शुरू हो गए? अगर ऐसा है तो ये बड़ा ख़तरनाक खेल है। तो अब इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़ाहिरी बात है फॉरेक्स मार्केट एक बड़ी सेंसिटिव मार्केट होती है और उसमें अगर आपके पास प्रायर नॉलेज ना हो तो यू कैन नेवर से कि कब क्या होगा। हमारे साथ बड़े ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, जनाब एहसन मेहनती साहब, फाइनेंस के इश्यूज़ के ऊपर एक्सपर्टीज़ हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वेलकम करता हूँ आपको शो में एहसन मेहनती साहब। थैंक यू जी एहसन मेहनती साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, मुझे आ रही। एहसन मेहनती साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब ये चौथी मर्तबा हो गई कि हमने देखा कि डॉलर की कदर के अंदर हमने पहले कमी देखी, फिर उसके बाद हमने इजाफा देखा। वजूद तो कोई भी बनी, ये समझ नहीं आया, लेकिन ऐसा पाकिस्तान की फॉरेक्स की तारीख़ में कम हुआ है कि 4 मरतबा डॉलर की कदर में गिरावट और फिर उसके अंदर इजाफा, और वो भी बड़ी तेज़ी के साथ। एक वॉलेटिलिटी का रुझान समझ से बालातर है। इसके बारे में आप अपनी राय दीजिए। देखिए, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये जो आज भी हम देख रहे हैं और जाहिर है पिछले मुस्तकिल सारे दिनों से देख रहे हैं कि रुपये की कदर जो है वो कम होती चली जा रही है। और आई थिंक कि इसका रीजन वही इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो गैप है, जहाँ पर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पर रिसेशन है, और फिर जो हम देख रहे हैं कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स है उसके अंदर कमी आ रही है। और आई थिंक कि एक मामला ये भी है कि हम फ्लड लॉसेस को इंकर कर रहे हैं ऐसी सिचुएशन के अंदर जहाँ पर हमारे इम्पोर्ट बिल बढ़ रहे हैं और हमारे एक्सपोर्ट जो हो रही थी, एग्री आइटम्स भी हो रही थी, इसके अलावा दूसरी जो आईटी एक्सपोर्ट भी हो रही थी, उन सब पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। किसी पे रिसेशन का इम्पैक्ट पड़ रहा है, किसी पे फ्लड लॉसेस का इम्पैक्ट पड़ रहा है। एंड आई थिंक कि ये अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसे फ्लड जिससे पहले नहीं आए। तो सिचुएशन भी हम कुछ इसी तरीके से देख सकते हैं कि ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन पाकिस्तान पहले नहीं इनकर दी। 2010 में फ्लड लॉसेस हुए थे, लेकिन जाहिर है इस वक्त तो 1/3 जो पाकिस्तान है वो इम्पैक्ट हुआ है। और आई थिंक कि एग्री प्रोडक्ट्स में उनके एक्सपोर्ट में इम्पैक्ट आ रहा है और फिर जाहिर उसकी प्रोडक्शन भी कम हो रही है, जिसकी वजह से हमें ये जो खमियाजा है वो देना पड़ रहा है रुपये के गिरावट के फॉर्म। अच्छा, यहाँ पर मैं चाहूँगा एहसन मेहनती साहब, कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं। एक तो IMF के साथ जो है वो मामला तय पा गए। फिर परसों ये बात सुनने में आई कि 415 मिलियन डॉलर की या 400 मिलियन डॉलर से ज़्यादा की अमरीकी अपग्रेडेशन की जो इमदाद है हमारी डिफेंस की, वो आई। चाहे वो कैश की सूरत में नहीं भी आएगी, लेकिन वो हमारी बैलेंस शीट के ऊपर या हमारी इनकम स्टेटमेंट पे तो रिफ्लेक्ट करेगी। फिर उसके साथ साथ बहुत सारे अरब ममालिक ने भी दिफाई तौर पर पाकिस्तान के साथ किसी न किसी सूरत में मुआहदे तश्कील दिए हैं, जिसकी सूरत में अरबों डॉलर आने की और भी तवक्कुआत हैं, इमदाद भी आ रही हैं। तो समझ से बालातर है कि शॉर्टेज कहाँ पर क्रिएट हो रही। जी एहसन मेहनती साहब। देखिए, शॉर्टेज तो आपसे मैंने जिक्र किया कि जो एक्सपोर्ट नंबर्स हैं हमारे, वो जो नंबर्स हैं वो हमें नजर आएंगे। अभी अगस्त के महीने में एक्सपोर्ट हमारी गिरी है, फिर उसके बाद जो हमें सितंबर के मंथ के एक्सपोर्ट नंबर्स हमें वीक होते हुए नजर आएंगे। और उसकी वजह जिस तरह मैंने आपको बताया कि पहली वजह यह है कि
वर्ल्ड मार्केट के अंदर रिसेशन देखा जा रहा है। तो आई थिंक कि वहां पर जब रिसेशन है तो हमारे एक्सपोर्ट की जो डिमांड है उसमें कटौती। फिर इसके अलावा जो हमारे एक्सपोर्ट के वैसे जो आइटम्स हैं, यानी कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो हम करते थे, जिसमें फ्रूट्स भी आते हैं, फिर कॉटन आता है, तो कभी शुगर भी आ जाता है, फिर दीगर लाइफ स्टॉक या फिर उसके बाद हम बहुत सारी जो चीजें हैं उनके आउटपुट जो है वो हम एक्सपोर्ट करते हैं, वहां पर काफी नुकसान हुआ है फ्लड लॉस कीमत में, जिसकी वजह से एक खमियाजा $30 बिलियन का है। आई थिंक ये सारी चीजें उसमें एक्सपोर्ट नंबर्स भी जो है कवर हो जाते हैं कि एक्सपोर्ट नंबर्स अगर आपके नहीं खड़े होंगे तो जाहिर रुपये की वैल्यू के अंदर जो है कमी नजर आएगी, जो हमें इस वक्त नजर आ रही है। तो आई थिंक कि जो इसको पूरे पर्सपेक्टिव में हमने ये देखना है कि इम्पोर्ट डिमांड स्टडी हुई, एक्सपोर्ट कम हो गई, अगर एक्सपोर्ट कम हो जाती है तो ₹30 पे प्रेशर आता है। फिर हमारे FDI नंबर वीक होते हैं, अगर फ्लड लॉसेस होते हैं, फिर इसके अलावा हमारी रेमिटेंसेस का इम्पैक्ट आता है अगर मुल्क के हालात इकोनॉमिक। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि हमारे जो इंटरनेशनल डॉलर यील्ड्स है, डॉलर बॉन्ड की यील्ड्स है, तो दोबारा 40% की तरफ चली गई है, जो इससे पहले 50% तक चली गई थी। तो आई थिंक ये गिर के 18% तक आई थी और फिर उसके बाद ये 18 से फिर 40% की तरफ चली गई है। तो ये चीज दोबारा जो है वो कॉर्पोरेट बैंकरप्सी या फिर फॉर एग्जाम्पल डिफॉल्ट की तरफ जो है वो सिचुएशन जो है वो प्रेडिक्ट करने के जो सिचुएशन आने वाले टाइम में फेस करनी पड़ेगी डॉलर कमी की वजह से या एक्सपोर्ट नंबर से, हमें डॉलर का जो है उसको फेस करना पड़ेगा। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि रुपये की कदर जो है वो हर दिन कम होती चली जा रही है। अच्छा, यहाँ पर एहसन मेहनती साहब, मैं चाहूँगा ज़रा आप रियलिस्टिक टर्म्स के अंदर हमें बताइएगा कि मुख्तलिफ तरफ से इस्तदा की जा रही है कि बैरूनी ममालिक जो हैं और इदारे जो हैं वो पाकिस्तान के कर्ज़े माफ़ कर दें, क्योंकि पाकिस्तान के मौरूज़ी हालात इस नौयत के। आपने देखा होगा सोशल मीडिया हो या बैनुल-अक़वामी लीडर हों या बहुत सारे ऐसे लोग जिनको हम कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स, उनका कहना यह है कि पाकिस्तान के बैरूनी कर्जा जात को माफ़ कर दिया जाए। डू यू थिंक कि बैनुल-अक़वामी इदारे, बैनुल-अक़वामी ममालिक एग्री करेंगे पाकिस्तान के कर्जे माफ़ करने के लिए इस मौके पर? ये प्रपोजल होते हैं यूनाइटेड नेशन की तरफ जो है वो अभी नई कॉन्फ्रेंस भी होगी और उसके अंदर जाहिर है ऐसे प्रपोजल दिए जाएंगे। और आई थिंक कि इससे पहले कोई प्रेसिडेंस नहीं है कि किसी मुल्क के सारे कर्जे माफ कर दिए गए हो। बस ये होता है कि जो इसकी मेच्योरिटी होती है उसको आप नेक्स्ट ईयर की तरफ जो है जाते हैं, रिस्ट्रक्चर करते हैं लोन प्रोग्राम को। आई थिंक ज्यादा नजर आती है, बट पॉलिटिकल ये कांग्रेस के अंदर ऐसे प्रपोजल या कांग्रेसमैन ऐसे प्रपोजल देते हैं और फिर सडनली जो ग्लोबल मीडिया है वो भी ऐसे प्रपोजल दे रहा है यूएन की तरफ कि इस चीज को कंसिडर किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इम्पैक्ट पड़ा है उसमें कंट्रीब्यूशन उस इम्पैक्ट के अंदर नहीं है जितना ज्यादा लॉसेस पाकिस्तान को $30 बिलियन की मद के पड़े। तो आई थिंक कि ऐसे प्रपोजल दिए जा रहे हैं, बट कोई प्रेसिडेंस इसका नजर नहीं आता कि क्लाइमेट चेंज की वजह से किसी कर्जे माफ कर दिए जा सके। बट पॉलिटिकल स्टेटमेंट और डेफिनेटली ये हमें जो है वो जिस तरह से आप रिसीव कर रहे हैं इस तरह से हम रिसीव कर रहे हैं, कोई प्रेसिडेंस हमको कुछ तरीके से हम ये फैक्चुअली क्लेम कर सकते हैं कि ऐसे कोई बेनिफिट्स आने वाले टाइम पीरियड में। और आई थिंक कि अगर इसकी पॉसिबिलिटी होती तो हम देखते भी नहीं कि रुपया जो है अगेंस्ट डॉलर भी जाता कि मुल्क के माशी और तिजारती हालात कैसे हैं, बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर क्या क्या हो रहा है और उसकी वजह से किस तरह से मुल्क की मईशत असरअंदाज हो रही है। अब हमें उनके साथ साथ ज्वाइन कर रहे हैं जनाब ज़फ़र पराचा साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, फॉरेक्स मार्केट की महारत भी रखते हैं और इसी कारोबार से वाबस्ता भी हैं। वेलकम करता हूँ सर आपको शो में। ज़फ़र पराचा साहब, आप भी इस बारे में अपनी राय दें। अब ये चौथी मरतबा हो गई डॉलर की कदर कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा। अब तो हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि मामलात क्या हो रहे हैं। ठोस वजूहात ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन अब ये ऊँट किस करवट बैठेगा, इसके मुतालिक आप राय दें। देखिए जनाब, बात है कि IMF की किस्त का बड़ी शिद्दत से इंतजार था। वो आने के बाद ख्याल ये था कि 10 से 15 रुपए डॉलर फौरी तौर पे नीचे आएगा, लेकिन सिर्फ ₹2 नीचे और वो पिछले जो सेंटीमेंट बने हुए थे वो बन नहीं सके, जो कि हुकूमत ने एक बहुत कीमती वक्त जाया कर दिया। और फिर IMF की तरफ से भी पैसे आने में जो देर हुई उसकी भी एक वजह थी। लेकिन इसके साथ साथ जो दीगर ममालिक ने हमसे वादे किए थे कि हम IMF की किस्त मिलने के बाद पैसे देंगे, वो कहीं से वो वादा पूरा अभी तक नहीं हुआ, कोई कमिटमेंट्स नहीं नजर आई। और ऐसा लगता है कि वो मौजूदा सियासी दौरान और मौजूदा जो लोग हैं इनके ऊपर एतमाद करने को तैयार नहीं है।
क्योंकि हमारे मुल्क में इस वक्त एक नया सियासी मॉड्यूल है कि तमाम सियासी जमातें हुकूमत में हैं और तमाम की तमाम अपोजिशन कर रही हैं और मुल्क और आवाम के लिए कोई बेहतरी के लिए काम नहीं कर रही। कोई एहतजाजी सियासत कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं और कोई अपनी करप्शन बचा रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं ना। तो अब ऐसा लग रहा है कि इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उसको हमारे हुक्मरानों पे एतमाद नहीं है और वो अपनी कमिटमेंट्स पूरी नहीं कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो सैलाब की सूरत हाल बनी है उसकी वजह से जो एक बहुत बड़ा नुकसान है, तो उसकी वजह से भी रुपए के ऊपर काफी दबाव है, उनको बिल हमारा बढ़ेगा। फिर इसके साथ जो हमारी ट्रेड पॉलिसी है अफगानिस्तान और ईरान, वो एक बहुत बड़ा नासूर है हमारे पे। और अफगानिस्तान और ईरान की जो इमिग्रेशन पॉलिसी है वो भी हमारे लिए बहुत खतरनाक है। ये हमारा सारा फॉरेन एक्सचेंज खा जाते हैं और हमारा रेवेन्यू भी खा जाते हैं। हजारों लोग रोजाना मॉब की शक्ल में बॉर्डर क्रॉस करते हैं और वापस आते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ स्मगलिंग करते हैं। तो ये सब चीजें अगर हम रिविजिट नहीं करेंगे तो जब तक हमारे मुल्क में और मजीद खतरनाक सूरत हाल नजर आ रही है, क्योंकि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है वो थोड़ा बहुत तो काम करती है, लेकिन उनकी भी एक हाथ है कि वो कितना काम करेंगी और कितना ज्यादा देखेंगी। और फिर लालच भी एक मौजूद है कि जो स्मगलिंग है, खासतौर पे जो हमने इम्पोर्ट लग्जरियस आइटम की जो हमने इम्पोर्ट की परमिशन दी है और उसके ऊपर हमने जो रेगुलेटरी ड्यूटी लगाई है, उसकी वजह से स्मगलिंग की डिमांड बढ़ गई है। ये बड़ा अहम नुक्ता आपने कहा है, अहम नुक्ता आपने रेस किया है और मैं इसकी आपकी जानिब दोबारा वापस आता हूँ। लेकिन एहसन मेहनती साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपसे जिक्र भी कर रहा था कि दिफाई और सिक्योरिटी, इसके कुछ एग्रीमेंट्स शायद पाइपलाइन के अंदर हैं या अरेंजमेंट्स बन रही हैं बहुत सारे अरब कंट्रीज़ के साथ, जहां पाकिस्तान जो है वो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स और सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स लेगा और अपने अरब ब्रदर्स को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम एनी काइंड ऑफ थ्रेट्स दैट आर कन्फ्रंटेड बाय देम। इन रिटर्न इंटरनेशनल मीडिया इज़ रिपोर्टिंग दैट वी विल रिसीव अ वेरी लार्ज सम ऑफ मनी। क्या आपने इसके मुतालिक सुना है और इससे पाकिस्तान की इकॉनमी को क्या सपोर्ट मिल सकता है? क्योंकि ये इट इज़ द नीड ऑफ द डे दैट वी प्रोवाइड सपोर्ट of some kind over there and also give them the apparatus that is necessary for the balance of security and power in that region. जी देखिए, ये आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है और आई थिंक कि ये $4 बिलियन का कमिटमेंट जो था वो सर्टनली जो है वो IMF के साथ शेयर हुआ था और आई थिंक कि ये अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किसी फॉर्म के अंदर, यानी कि इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में या कैश की मद में, कैश डिपॉजिट की मद में या फिर दीगर पैकेजेस की मद में जो है पाकिस्तान को ये सपोर्ट मिलेगा। फिर उसकी जाहिर है उसके अंदर कुछ गैप और भी मौजूद जो वर्ल्ड बैंक ने कवर करना था और आई थिंक कि उसके लिए वर्ल्ड बैंक की अपनी कंडीशनैलिटीज थी। आई थिंक कि जिस कंडीशनैलिटीज को अगर हम देखें तो उसमें स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज, जिसके अंदर ऐसे स्टेट एंटरप्राइजेज जो कि प्रॉफिटेबल हैं, उनकी शेयर होल्डिंग को सेल ऑफ करना, प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम को रिवाइव करना, आई थिंक ये बहुत सारे ऐसे नुकात थे जो हमने फुलफिल करने हैं विद टाइम। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको एनालिस्ट ने आकर जो है यहाँ पर विजिट करने के बाद जो है उन इन्वेस्टमेंट्स को वायबिलिटी उनकी देखनी है और उसके बाद ये पैसे मुंतकिल होंगे। तो आई थिंक कि काफी इसमें टाइम पीरियड लगेगा। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये इवेल्युएशन होगी और फिर उसके बाद पैसे रिमिट होंगे $4 बिलियन के। इसके अंदर इतना टाइम लगेगा कि जितना टाइम जो है वो हमें हमारे पास इस वक्त मौजूद नहीं है। फ्लड लॉसेज, गिवन हमारी जो इकोनॉमिक क्राइसिस इस वक्त प्रिवेल कर रहा है, तो आई थिंक कि लॉन्ग टर्म के अंदर $4 बिलियन तो आएगा, बट वी वांटेड एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल, ताकि हम अपनी गिरती हुई इकोनॉमी के जो सिचुएशन है उसको अरेस्ट कर सकें। तो इस वक्त तो नीड ऑफ द टाइम ये है कि इसको जल्द से जल्द, यानी कि इलेक्शन से पहले इस इशू को जो है वो रिजॉल्व किया जाए, और वरना अगर ये इशू रिजॉल्व नहीं होता तो जाहिर ऑपोजिशन भी इसमें रोल प्ले कर रही है और फिर इस वक्त फ्लड लॉसेस को लेकर हमें ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, एक्सपोर्ट की मद के अंदर हमें इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक कि जो नीड ऑफ द टाइम ये है कि इसको जल्द से जल्द हम जो है वो कन्वर्ट कर वर्ल्ड बैंक लोन या ADB की लोन्स भी जो अभी इस वक्त हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आएंगे, तो जल्द से जल्द आए ताकि हम रुपये के फॉल को अरेस्ट कर सकें। अभी हमारा वक्त मुख्तसर था, तो दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। दोनों मेहमान हमारे साथ शो में शामिल हुए, बड़ी अहम गुफ्तगू हुई। दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए इस मौजू को आगे लेकर चलेंगे। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।